हेलो फ्रेंड्स, आई एम विष्णु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल रियल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। आज हम एक नया हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ेंगे और ये हिंदू न्यूज़पेपर आज का ही है। टुडे आज 26 अगस्त 2025। ये जो टेक्स्ट एंड मैसेज है इसका आर्टिकल पढ़ रहे हैं अपन। व्हाट डज द न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आउटलाइन। हेडिंग क्या है इसकी? हेडिंग ये है कि व्हाट डज द न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आउटलाइन। ये जो भारत सरकार ने जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक नया कानून बनाया है, नया एक्ट बनाया है। एक्ट का मतलब होता है रूल। एक्ट मीन्स क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रूल, कोई कानून, अधिनियम। तो भारत सरकार ने जो नया एक्ट बनाया है, नया कानून बनाया है, जो नया रूल बनाया है, इसको लॉ भी बोलते हैं, एक्ट भी बोलते हैं इसको। इसको रेगुलेशन भी बोलते हैं, रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, इनेक्टमेंट भी बोलते हैं इसको, इनेक्ट, ENACTMENT। तो एक्ट को अपन रूल बोलते हैं, इसी को लॉ बोलते हैं, इसी को इनेक्टमेंट बोलते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं, व्हाट डज द न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आउटलाइन। ये जो नए जो कानून बना है, अभी 20 अगस्त को इसको संसद में पेश किया गया था इस एक्ट को। तो कह रहे ये जो नया कानून है वो क्या है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए नया कानून क्या है, और आउटलाइन, उस नए कानून की रूपरेखा क्या है। आउटलाइन का मीनिंग क्या होता है? किसी की खाका, इसको खाका बोलते हैं, रूपरेखा बोलते हैं, प्रारूप बोलते हैं। तो आउटलाइन के कई मीनिंग हैं, जैसे कि बोल सकते हैं अपन प्रोफाइल। तो प्रोफाइल भी इसका वर्ड है, प्रोफाइल। ठीक है, आउटलाइन बोलते हैं, खाका बोलते हैं इसको। इसका एक बड़ा प्यारा वर्ड है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट भी यही होता है। तो ब्लूप्रिंट भी यही है, आउटलाइन भी यही है। इसको लेआउट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेआउट। लेआउट भी यही मीनिंग है। तो जो आउटलाइन है वही प्रोफाइल है, वही ब्लूप्रिंट है, वही लेआउट है, राइट। इन सबका हिंदी मीनिंग क्या है? खाका, कोई खाका तैयार करना, कोई प्रारूप तैयार करना, है ना, कोई रूपरेखा तैयार करना। तो फिर से एक बार अपना आर्टिकल में एक्चुअली दो वर्ड आगे बताना पड़े मेरे को, आप कीजिए कि व्हाट डज द न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए नया कानून क्या है और उसका प्रारूप क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है। ठीक। अब नाउ विल गो फर्दर। कहते हैं कि व्हाट हैज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड। जो WHO है उसने क्या कहा है ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। तो व्हाट हैज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड अबाउट द रियल मनी गेम। इसको अपन रियल मनी गेम जानते हो ना, ऑनलाइन गेमिंग है, इससे काफी भारत के लोग, युवा काफी इससे नुकसान हो रहा है, बर्बाद हो रहे हैं देखा जाए तो। वो मेंटली भी बहुत परेशान है, फिजिकली परेशान है, और सबसे बड़ी बात है फाइनेंशियली बर्बाद हो रहे हैं वो। तो कहते हैं व्हाट हैज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड अबाउट रियल मनी गेम। तो जो रियल मनी गेम है, जो पैसा उसमें अकाउंट ओपन कराते हैं, पैसा देकर या खर्च करके या पैसा इन्वेस्ट करके गेम खेले जाते हैं, उसके बारे में WHO का क्या कहना है, उसने क्या कहा है। तो व्हाट हैज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड, उसने क्या कहा है ये रियल में गेम, रियल मनी गेम के बारे में। हाउ आर ई स्पोर्ट्स एंड सोशल गेमिंग सेगमेंट। और कहते हैं कि ये जो ई स्पोर्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गेम खेले जाते हैं वो, और जो सोशल गेमिंग, जो सेगमेंट, सेगमेंट मतलब होता है खंड। सेगमेंट क्या होते हैं? खंड होते हैं, सेक्शन होते हैं। सेक्शन को सेगमेंट बोलते हैं, खंड बोलते हैं, ब्लॉक भी बोलते हैं इसको, पार्ट भी बोलते हैं इसको, फ्रेगमेंट भी बोलते हैं इसी को। तो यही पार्ट है, यही सेक्शन है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो हाउ आर ई स्पोर्ट्स एंड सोशल गेमिंग सेगमेंट, ये क्या, कैसे डिफरेंट फ्रॉम ऑनलाइन मनी गेम। मतलब जो ऑनलाइन मनी गेम है उन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि हाउ आर ई स्पोर्ट एंड सोशल गेमिंग सेगमेंट डिफरेंट। तो कैसे ये ई स्पोर्ट और सोशल गेमिंग डिफरेंट में अंतर है फ्रॉम ऑनलाइन। तो कहाँ से बात कर रहे हैं? फ्रॉम ऑनलाइन मनी गेम। कौन से गेम की बात कर रहे हैं वो? जो ऑनलाइन मनी गेम है उनके बारे में बात कर रहे हैं। एंड व्हाट आर दी पेनल्टीज लेड आउट इन द एक्ट। और वो कह रहे हैं जो नया कानून भारत सरकार ने बनाया है उसमें इस प्रकार के गेम के लिए किस प्रकार की पेनल्टी का प्रारूप रखा गया है।
अभी पढ़ा था अपन ने कि लेआउट का मतलब होता है कोई खाका तैयार करना, कोई प्रोफाइल तैयार करना, कोई रूपरेखा तैयार करना। तो ये नए गेम के लिए जो भारत सरकार ने कानून बनाया है पेनल्टी के रूप में, वो क्या खाका तैयार किया गया है? इन द एक्ट विद रेस्पेक्ट टू। विद रेस्पेक्ट टू का मीनिंग क्या होता है? किसी के संदर्भ में। तो विद रेस्पेक्ट टू इस गेमों के संदर्भ में टू एंगेजिंग विद ऑनलाइन मनी गेम। कौन से गेम की बात कर रहे हैं? ये कानून बनाया गया है उन सारे गेम के बारे में जो ऑनलाइन गेमिंग खेले जाते हैं पैसा खर्च करके। एंगेज मतलब जुड़ना होता है। 2+V4 क्या होता है? नेम है। तो विद रेस्पेक्ट टू एंगेजिंग विद ऑनलाइन मनी गेम, इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनके संदर्भ में बात कर रहे हैं। इनके लिए जो कानून है उसमें किस प्रकार के पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है। हैज द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन? और क्या जो कानून बना है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपनी तरफ से हस्तक्षेप किया है? इंटरवीन का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ से। इंटरवीन मतलब होता है हस्तक्षेप करना किसी के काम में, टेम्पर करना उसको, इंटरवीन करना उसको, इंटरफियर करना। तो इसमें आप जो इंटरवीन है इसके आप 2-3 सिनोनिम्स लिख लें। एक इसका सिनोनिम्स होता है इंटरवीन का टेम्पर। वैसे टेम्पर का मीनिंग कई है। टेम्पर का मतलब किसी से छेड़छाड़ भी करना होता है, किसी तथ्यों से उसको टेम्पर करना है ना, तथ्यों में छेड़छाड़ करना, वो भी मान सकते हैं। इंटरफियर, INTERFERE, ये भी सही है। एक मेडल भी होता है, कहते हैं ना किसी एक काम में रुकावट पैदा करना, मेडल। डोंट मेडल, कहते हैं डोंट मेडल इन माय बिजनेस, ये भी सही है। तो इन मेडल भी सही है, इंटरफियर भी सही है, टेम्पर भी सही है। इसका मतलब होता है इंटरवीन, हस्तक्षेप करना। तो हैज द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन? तो क्या ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में अथवा इस कानून के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपनी तरफ से कोई हस्तक्षेप किया है? चलिए अब आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं अपन। लेट यू सी। वो कह रहे हैं स्टोरी, दी स्टोरी सो फार, अभी तक जो कहानी सामने आई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो फार का मीनिंग क्या होता है? अभी तक। सो फार का मीनिंग क्या होता है? अभी तक। इसकी पोजीशन क्या है? एक्चुअली जनरली इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाते हैं और इसकी पोजीशन होती है सेंटेंस के एंड में। और सेंटेंस या तो होता है वो एफर्मेटिव या होता है इंट्रोगेटिव। सो फार, जैसे क्या वह अभी तक बीमार है? तो देखो ऐसे बोलते हैं, हैज ही बीन इल सो फार? क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं आया? तो हैज ही बीन इल सो फार, तो सो फार की पोजीशन कहाँ होती है? सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस कैसा होता है? या तो इंटरोगेटिव या एफर्मेटिव, है ना। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह अभी तक बीमार है। तो कैसे बोलेंगे? ही हैज बीन इल सो फार, ये भी सही है। तो सो फार कहाँ लगाते हैं? या तो लगाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में या लगाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। उसकी पोजीशन कहाँ होती है? सेंटेंस के लास्ट में। और सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मीनिंग क्या होता है? अभी तक। अब सो फार के बारे में बात करी तो एक बात और बताऊं मैं आपको कि सो फार जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है, ये बराबर होता है यट के। और ये यट है, सो फार है, स्टिल भी यही होता है। इनका मीनिंग भी तीनों का एक ही है, अभी तक। पर यट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में और स्टिल और सो फार लगाते हैं इंट्रोगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस में। बस अंतर ये है कि स्टिल की पोजीशन मेन वर्ब से पहले होती है। मान लो अपन इसी सेंटेंस की बात कर लें कि वह अभी तक बीमार है, और मान लो अपन को स्टिल यूज करना है तो ऐसे करेंगे, ही हैज स्टिल बीन इल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो स्टिल कहाँ आया? मेन वर्ब से पहले। बीन क्या है? बी वाज बीन। तो मेन वर्ब से पहले आया स्टिल। सो फार सेंटेंस के लास्ट में आया है। सेंटेंस देखो ये एफर्मेटिव है, ये भी एफर्मेटिव है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो अब आपको मेरे हिसाब से सो फार के बारे में कभी डाउट नहीं करना चाहिए। सो फार किसके बराबर होता है? यट के या स्टिल के। तीनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अभी तक। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। सो फार कहाँ लगाते हैं? सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। येट का लगाते हैं सेंटेंस के एंड में, लेकिन सेंटेंस कैसा होता है? नेगेटिव। जैसे उसने अभी तक मेरा पैसा वापस नहीं किया है, तो हम बोलेंगे ही हैज नॉट रिफंड। तो रिफंडेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, या रिटर्न हो जाएगा माय मनी, माय मनी। और लास्ट में क्या आएगा? यहाँ पर, यहाँ पे आएगा लास्ट में यट।
तो ही हैज नॉट रिफंडेड या रिटर्न माई मनी यट, तो उसने अभी तक मेरा पैसा वापस नहीं किया है। तो देखो यट कहाँ आया, लास्ट में। अब इसमें आप इसमें सो फार और स्टिल का यूज नहीं कर सकते, सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यट लगाते हैं, और एफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं स्टिल या सो फार। राइट, क्लियर हो गया ये सो फार के बारे में। अब कभी भूलना नहीं, आए कभी भी आएगा तो आपको याद रखना है सो फार की पोजीशन क्या है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन आगे। तो कहते हैं दी स्टोरी सो फार, अभी तक जो कहानी सामने आई है वो क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि ऑन अगस्त 20, ये 20 अगस्त अभी 2025 पेपर आज ही का है, तो 2 दिन पुरानी बात है। आज 26 है तो 4-5 दिन पुरानी बात है। तो ऑन अगस्त 20 दी लोकसभा पास दी प्रमोशन, लोकसभा ने क्या किया, एक बिल को पास कर दिया। प्रमोशन का मतलब क्या होता है, किसी को पुरस्कृत करना होता है। प्रमोशन क्या होता है, आगे बढ़ाना होता है, पदोन्नत करना होता है। तो यहाँ पे ये प्रमोशन वर्ड क्यों आया है मालूम है, क्योंकि लोकसभा में कोई विधेयक पारित होता है ना, फिर वो कहाँ जाता है, वो जाता है स्टेट ऑफ काउंसिल में, मतलब राज्यसभा में जाता है। तो जो राज्यसभा है वो लोकसभा से बड़ी मानी जाती है, किस मायने में, कि जो कोई विधेयक ऐसा है जो लोकसभा में पारित हुआ है और मान लीजिए जनता के हित में नहीं है, तो राज्यसभा उसको क्या कर सकती है, उस विधेयक को वापस कर सकती है, उस पर साइन नहीं करेगी, वो कैंसिल भी हो सकता है। खैर, तो कहते हैं ऑन अगस्त 20 दी लोकसभा पास दी प्रमोशन, तो लोकसभा ने क्या किया कि इस विधेयक को पास किया और इसका प्रमोशन कर दिया, इसको पदोन्नत कर दिया। काय के लिए कर दिया, कहते हैं एंड रेगुलेशन, उसने इसको पदोन्नत कर दिया और इसको नियम बना दिया। क्या होता है रेगुलेशन, ये बनता है रेगुलेटरी से, उसको नियम बना दिया ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो उन्होंने इसका प्रमोशन कर दिया और इसको कानून को रेगुलेट कर दिया, उसको नियंत्रित कर दिया, कानून बना दिया, नियंत्रण करा दिया उसका, ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 आफ्टर 7 मिनट्स ऑफ डिस्कशन। और इस बिल के लिए लोकसभा में कितने देर तक बहस हुई है, केवल और केवल 7 मिनट में ये बिल पास कर दिया गया। ठीक, सब एग्री है इस पर। दी राज्यसभा पास्ड इट द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, 20 तारीख को ये लोकसभा में पारित हो गया और 21 मतलब 21 तारीख को ये राज्यसभा से बिल पारित हो गया। द राज्यसभा पास्ड इट द नेक्स्ट डे एंड द बिल बिकेम लॉ। इसके बाद क्या हुआ कि जी 22 तारीख को ये बिल अब बन गया देश का एक कानून। ठीक है ना, द बिल बिकेम लॉ, अब ये कानून बन गया आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंशियल एसेंट। तो कब बन गया कानून, इसके बाद क्या हुआ, ये बिल गया राष्ट्रपति जी के पास में और उनके द्वारा क्या हुआ, उन्होंने इसको स्वीकृति, एसेंट का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ से दी गई स्वीकृति। तो अपनी तरफ से दी गई स्वीकृति के लिए क्या लगाते हैं अपन, एसेंट लगाते हैं ना। तो राष्ट्रपति जी ने क्या कर दिया, इसको अनुमोदित कर दिया, अपनी तरफ से उसको अप्रूवल कर दिया, अपनी तरफ से उसको अनुमति प्रदान कर दी। तो क्या बोल रहे थे, नेक्स्ट डे द बिल बिकेम द लॉ आफ्टर रिसीविंग प्रेसिडेंटल एसेंट ऑन अगस्त 22। 22 तारीख को वो बिल प्रेसिडेंट द्वारा भी क्या कर दिया गया, उनके द्वारा उसको पारित कर दिया गया। उसको क्या कहते हैं, अपनी तरफ से सहमति अपनी तरफ से दे दी गई, उसके लिए अनुमति प्रदान कर दी गई और बिल बन वो अब कानून बन गया। कहते हैं गवर्नमेंट डेटा सजेस्ट, अब भारत सरकार का डेटा क्या सजेस्ट करता है कि दैट इंडियंस आर लूजिंग ₹15,000 करोड़ एवरी ईयर। डेटा बाहर आया, वो क्या बता रहा है कि भारत में जो भारत के लोग हैं जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, सट्टा लगाते हैं, जो भी लूडो खेलते हैं या क्रिकेट वाले काफी गेम चल रहे हैं वो सब करते हैं, या कार्ड्स ताश वगैरह गेम खेलते हैं, उसमें लगभग लगभग भारत के लोग 15,000 रुपए का घाटा खाते हैं, मतलब इनको इतना लॉस होता है। तो इंडियंस आर लूजिंग मतलब भारत के लोगों को कितना पैसा जा रहा है, 15,000 करोड़ एवरी ईयर। किस कारण से जा रहा है, ड्यू टू रियल मनी गेम। ये जो रियल मनी गेम है ना, ये एक्ट इनके लिए बना है, याद रखना किसके लिए बना है, ये RMG के लिए। RMG जो है ना, ये रियल मनी गेम्स है, ये इनके लिए ये कानून बना है। कहते हैं दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब इन्होंने भी चिंता क्या वक्त करी है, दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लिंक्ड, उन्होंने इस रियल मनी गेम है ना इसको जोड़ा है, किससे जोड़ा है, दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लिंक्ड रियल मनी गेम्स टू कंपल्सिव। तो कंपल्सिव मतलब क्या होता है, ये वर्ड बना है कंपल्सन से, मतलब क्या होता है, किसी पे दबाव। तो टू कंपल्सिव मतलब क्या करने के लिए, दबाव देने के लिए, किस बारे में,
तो कहते हैं टू कंपल्सिव बिहेवियर, ये गेम खेलने वालों के व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं, उनको वो प्रेशराइज हो जाते हैं वो। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, और वो क्या होते हैं, मानसिक रूप से वो क्या काफी व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति संकट में आ जाए, विपत्ति में आ जाए। तो डिस्ट्रेस के बारे में मैं आपको 5-7 सिनोनिम्स लिखाता हूँ यहाँ पे, काफी अच्छे हैं ये, तो इनको आप लिखते हैं। डिस्ट्रेस क्या होता है? इसका मतलब होता है संकट। क्या होता है इसका मीनिंग? विपत्ति। इसका मतलब क्या होता है? पीड़ा। इसका मीनिंग क्या होता है? आपदा। तो संकट यही है, विपत्ति यही है, पीड़ा यही है, आपदा यही है। अब इसके कितने मीनिंग हो सकते हैं जो एग्जाम में आते हैं, या अपन को लर्न करना चाहिए। एक है हैजार्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? संकट। इसको डेंजर भी बोल सकते हैं, ये भी सही है। और क्या बोल सकते हैं इसको? रिस्क भी बोल सकते हैं, रिस्क, ये भी सही है। अगर बात करें विपत्ति की, तो यही मीनिंग क्या हो जाएगा? ये मीनिंग हो जाएगा कैलामिटी, तो कैलामिटी भी सही है यही मीनिंग क्या हो जाएगा? डिजास्टर हो जाएगा। बहुत बड़ा संकट आ जाए, आपदा आ जाए, तो ये मीनिंग हो जाएगा डिजास्टर। ये मीनिंग घातक के रूप में आ जाएगा फैटल, FATAL, और इसमें लगा दो ITY, फैटिलिटी, तो ये घातक हो जाएगा। यही मीनिंग हो जाएगा परेशानी के दौर के लिए, तो हो जाएगा एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी यही हो जाएगा मीनिंग। तो कहने का मतलब ये है एडवर्सिटी कई मीनिंग हो गई। तो अगर पीड़ा के रूप में आएगा ये मीनिंग, तो मीनिंग हो जाएगा एंग्विज। क्या हो जाएगा ये मीनिंग? ANGUISH। ये मीनिंग क्या हो जाएगा? पेन भी हो जाएगा, अगर पीड़ा के रूप में बात करेंगे तो ये पेन भी हो जाएगा। तो ये मीनिंग क्या हो जाएगा? सफरिंग भी हो जाएगा, परेशानी के रूप में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सफरिंग हो जाएगा। तो देखो कितने मीनिंग हो गए, कैलेमिटी हो गया, डिजास्टर हो गया, फर्टिलिटी हो गया, एडवर्सिटी हो गया, एंग्विज हो गया, पेन हो गया, सफरिंग हो गया, कैलामिटी, हैजार्ड हो गया, डेंजर हो गया। तो ये सारे के सारे मीनिंग किस रूप में है? या तो संकट के रूप में, या विपत्ति के रूप में, या पीड़ा के रूप में, या आपदा के रूप में। आपदा में क्या आएगा? कोई भारी संकट आ जाता है ना, तो बोलते नहीं है अपन कि कोई डिजास्टर हो गया है, कोई कैलामिटी हो गया है, कोई एडवर्सिटी हो गया है, ये सब आपदा होते हैं। ठीक, तो फिर देखिए तो क्या बोल रहे हैं, भारत सरकार ने क्या, WHO ने क्या बताया है वो देखते हैं अपन। और भारत सरकार ने अपना जो इसके बारे में डेटा सबमिट किया है वो क्या बता रहा है? द गवर्नमेंट डेटा सजेस्ट, तो भारत सरकार का डेटा है वो इस बारे में क्या सजेस्ट करता है कि दैट इंडियंस आर लूजिंग 15,000 करोड़ एवरी ईयर ड्यू टू रियल मनी गेम। चलिए ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लिंक्ड, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लिंक किया है कि इस खेलों खेलने वाले फिर किन किन चीजों से पीड़ित हैं। तो लिंक कैसे किया है? जो रियल मनी गेम्स हैं टू कंपल्सिव बिहेवियर, एक तो वो क्या होता है उनका जो व्यवहार है ना वो बाध्य हो जाता है खेलने के लिए, मतलब वो ऐसे एडिक्टेड हो जाते हैं, वो गेम खेलते हैं कहीं से ही पैसा लाए चाहे वो। साइकोलॉजिकली डिस्ट्रेस हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, संकट में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फाइनेंशियली हार्डशिप, और क्या होता है आर्थिक रूप से क्या होते हैं, बड़े कठिनाई दौर में आ जाते हैं ये। हार्डशिप का मतलब क्या होता है? बड़ा ही कष्टकारी, क्लेश, कठिनाई से भरा जीवन हो जाता है। एंड एंड कहते हैं एंड एन ओवरऑल डिस्ट्रप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, और कुल मिलाए क्या होता है कि इनका जो पारिवारिक जीवन है ना वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, वो कष्ट में आ जाता है, वो बिगडन हो जाता है, टूट जाता है, विच्छेदन हो जाता है उसका। वो डिस्टर्ब मतलब विच्छेदन हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं। कहते हैं रिफ्लेक्टिंग दीज डेंजर्स, ये सारे के सारे जो परिणाम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, परावर्तन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? वो इस गेम खेलने वालों जो गेम खेलते हैं उसके कारण परिणाम आ रहे हैं। कहते हैं इससे क्या होता है कि दीज डेंजर्स, ये खतरनाक चीजें सामने आ रही हैं। बताते हैं 32 केसेस ऑफ सुसाइड एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज को जिम्मेदार ठहराना। तो 32 आत्महत्याएं हुई हैं जिन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है, किस बात के लिए? केवल ऑनलाइन गेमिंग के लिए। तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जवाबदेही या जिम्मेदार ठहराना, या किसी के मत्थे मढ़ना। तो यहाँ तो मीनिंग यही है, जिम्मेदार ठहराना। तो मतलब इन 32 जो केसेस हुए हैं ना सुसाइड के, इन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है किसके लिए? टू ऑनलाइन गेमिंग। क्यों? कि ये एडिक्शन हो गया जी, ये क्या हो गया? खेलने वालों को इसकी एकदम एडिक्ट हो गए, ये दारू पीते हैं ना, नशे करते हैं, वो एडिक्ट हो जाते हैं, तो उसके आदी हो गए वो। तो कहते हैं 32 केसेस ऑफ सुसाइड एट्रीब्यूटेड टू ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन हैव बीन रिपोर्टेड, ऐसी रिपोर्टेड, ऐसी बात को दर्ज किया गया है, ऐसी बात पूरी सामने आई है, लाई गई है। कहाँ लाई गई है? पैसिव वॉइस है, हैव बीन रिपोर्टेड इन कर्नाटका, कर्नाटका मतलब इस राज्य में, इन दी पास्ट 31 मंथ्स, पिछले
31 महीनों में 32 लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं ऑनलाइन गेमिंग खेलकर। कहते हैं दी आरएमजी, ये जो आरएमजी गेम्स हैं बताया मैंने इसके बारे में, इसको बोलते हैं अपन रियल मनी गेम्स। तो दी रियल मनी गेम इंडस्ट्रीज है ना, अब देखो उनका कहना क्या है, जिनके गेम है जो मालिक है इनके, वो क्या बोल रहे हैं मालूम है? भाई सीधी सी बात है, व्यापारी हैं ये लोग। ये जो गेम है ना, ये रियल मनी गेम है ना, ये इसमें 99% गेम इंडिया के नहीं है, ये सब क्या है, अमेरिका के हैं, यूरोप के गेम है। ये क्या है, इनके ओनर वहां बैठे हुए हैं और वहां से ये ऑनलाइन गेमिंग कराते हैं और बैटिंग कराते हैं। और मालूम क्या होता है इससे, भारत सरकार ने रिपोर्ट बताई है ना कि 15,000 करोड़ रुपया हर साल यहाँ के लोग हारते हैं। वो पैसा कहाँ आता है? अमेरिका ही आता है। लेकिन देखो वो क्या तथ्य, वो लोग क्या आर्ग्यू रख रहे हैं वो लोग, वो कह रहे हैं दी आरएमजी इंडस्ट्रीज क्या कहती है कि दिस बैन, ये जो सरकार ने बैन किया है ना आरएमजी गेम्स के ऊपर, रियल मनी गेम्स के ऊपर, वो कहते हैं मे थ्रेटन। अब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब मे प्लस वी वन है। मे क्या होता है, सकता है। तो वो कहते हैं कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट टेंस है, वो कहते हैं दिस बेन, ये जो प्रतिबंध लगाया है वो क्या कर सकता है, मे थ्रेटन, वो अब बहुत ही भयानक स्थिति, भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। और क्या स्थिति हो जाएगी? धमकी देना भी होता है, भयावह भी होता है, भयानक भी होता है, भयभीत करना भी होता है। कहते हैं कि मे थ्रेटन मोर देन 2 लाख जॉब। वो कहते हैं कि इससे क्या होगा मालूम है, 2 लाख से भी ज्यादा नौकरियां अक्रॉस 400 कंपनीज, ऐसी 400 कंपनियां हैं जो ऑनलाइन गेम खिलाती है ना, इनके 2 लाख कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। ये बताइए आप, इसमें भी रोजगार है, 2 लाख नौकरी चले जाएंगी, ऐसा वो कह रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अपन। लेट यू सी। कहते हैं व्हाट आर दी 3 सेगमेंट ऑफ ऑनलाइन गेम। आप बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन गेम के 3 ऐसे सेगमेंट, मतलब उनके 3 ऐसे कौन से मतलब सेगमेंट हैं जिनके कारण ऑनलाइन गेम में इस प्रकार के लोग परेशानी उठा रहे हैं। चलिए, तो नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द 3 सेगमेंट। ऐसे कौन से उनके लक्षण है 3, उसके बारे में बात कर रहे हैं वो। तो कह रहे हैं व्हाट आर दी 3 सेगमेंट ऑफ ऑनलाइन गेम्स। कहते हैं दी एक्ट हैज प्रपोज्ड, ये एक्ट है इसने क्या प्रपोज किया है, इसने मतलब क्या प्रारूप रखा किसी के सामने, उसकी बात कर रहे हैं। कहते नहीं प्रपोज करना किसी को, वही। द एक्ट हैज प्रपोज 3 कैटेगरीज फॉर ऑनलाइन गेम्स। इसमें 3 प्रकार के, ये कानून है ना, उसने 3 प्रकार के ऑनलाइन गेम के लिए प्रपोज किया है। उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखा है। द एक्ट है, जो कानून बनाया, नया नियम बनाया है, जो जो रूल बनाया, लॉ बनाया, जो नया रेगुलेटर बनाया है, जो नया अधिनियम बना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। द एक्ट हैज प्रपोज्ड 3 कैटेगरीज फॉर ऑनलाइन गेम्स। तो एक्ट में क्या है, उसने जो प्रपोज किया है वो 3 प्रकार के ऑनलाइन गेमिंग के लिए कानून है। जरा सीखते हैं, जरा देखते हैं कौन से हैं वो। कहते हैं पहला उसमें है ई स्पोर्ट्स, जो ई स्पोर्ट्स गेम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खेले जाते हैं। दूसरा है सोशल गेमिंग, इसमें बच्चे लोग देखा होगा, बड़े बड़े लोग गेम खेलते हैं, बड़े बड़े गेम वर्ल्ड में चलते रहते हैं, काफी लोग मिले खेलते हैं, कोई यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है ना, काफी लैपटॉप लगा के लोग खेलते रहते हैं, खासकर विद्यार्थी खेलते हैं सबसे। आगे बोल रहे हैं एन आर एम जी, जो रियल मनी गेम्स है। तो 3 प्रकार के गेम के लिए एक्ट है ये। द एक्ट हैज प्रपोज 3 कैटेगरीज फॉर ऑनलाइन गेम्स। पहला है ई स्पोर्ट्स, दूसरा है सोशल गेमिंग, तीसरा है आरएमजी। कहते हैं वाइल द एक्ट एम, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, जबकि जो कानून है ना, अधिनियम है ना, उसका लक्ष्य क्या है मालूम है, टू प्रमोट ई स्पोर्ट्स, वो मतलब ई स्पोर्ट्स का विरोधी नहीं है, एंड सोशल गेमिंग सेगमेंट, और वो इसका विरोधी नहीं है। मतलब ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग सेगमेंट जो है ना, खंड है ना जो उसके, उनके लिए ये एक्ट नहीं है, बल्कि उनको तो प्रमोट कर रहा है वो। किसका विरोधी है ये? कहते हैं इट सीक्स, ये जो एक्ट है वो क्या मांगता है, वो क्या पता लगाता है, टू बेन, वो किसकी मांग करता है, वो मांग करता है एक्ट प्रतिबंध लगाने, किसके लिए, ऑल फॉर्म्स ऑफ आर एम जी, सभी प्रकार के रियल मनी गेम्स के लिए ये एक्ट बना है, जो इनका विरोध करता है, इनको पूरी तरह से बैन करने की बात करी है इसने। टू बैन ऑल फॉर्म्स ऑफ आरएमजीज एंड इट्स एडवर्टीजमेंट। और दूसरी बात उसने क्या रखी है कि जो गेम है ना इस टाइप के, जिनके लिए आपने देखा होगा कि जैसे कि एक वो कौन सा गेम है वो, मनी सर्कल वाला, क्या कौन सा है वो, क्रिकेट सर्कल वाला, बहुत से गेम है नाम उनके, किसी का धोनी करता है ऐड, किसी का आमिर खान करता है, ड्रीम इलेवन है, कोई कोई बिंजो का धोनी करता है, कोई एक ऋतिक रोशन है वो रमी सर्कल का करता है, एक सौरभ गांगुली है वो कहते हैं मनी 11 का करता है। तो इस तरह के जो ऐड देने वाले लोग हैं ना, बड़े बड़े जो
सेलिब्रिटी हैं उनके लिए भी कह रहे हैं वो कि इट्स एडवर्टीजमेंट। तो जो कानून है वो क्या है, वो दो चीज को बैन करता है। पहला तो इस टाइप के गेम नहीं, गेम बंद हो गए पूरे। दूसरा, इनके गेम के ऐड देने वाले जो सेलिब्रिटी हैं वो भी अब इसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं दी गेम इट सीक्स, ये जो कानून है वो क्या मांगता है, वो क्या मांगता है, क्या पता लगाता है, क्या करता है वो, टू बैन ऑल फॉर्म्स ऑफ आरएमजीज एंड इट्स एडवर्टीजमेंट। ठीक, चलते हैं आगे अपन। लुक एट द एक्ट डिफाइन। अब वो एक्ट की बात कर रहे हैं कि ये डिफाइन, जिसको मतलब कैसे क्लैरिफाई करता है, वो इसको कैसे करता है, दी एक्ट डिफाइन करता है इसको ऑन ऑनलाइन मनी गेम, ये सारे के सारे जो ऑनलाइन मनी गेम है ना, एज एन ऑनलाइन गेम प्लेड रिगार्डलेस। वो कह रहे हैं कि ये सारे के सारे गेम है ना, वो कैसे है मालूम है, ये गैर जिम्मेदारी पूर्ण है ये। ऑफ, कैसे, कि वेदर इट इज बेस्ड ऑन स्किल। देखो अब ये वेदर आया है यहाँ पर, और यहाँ पे आया है ये और। तो थोड़ा सा मैं आपको वेदर और के बारे में समझाता हूँ इधर। देखो ये लिखा है WHETHER, वेदर और। एक्चुअली क्या होता है, वेदर और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है ना, तो इसका मीनिंग होता है चाहे डैश 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 या। और ऐसी स्थिति में ये कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जनरली इसको बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। इसके बाद आता है पीसी। पीसी को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल क्लॉज। ये बनाया जाता है या तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में। ये पहला वेदर और का यूज है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, चाहे या। इसकी पोजीशन क्या है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, कहलाता क्या है, ये कंट्रास्ट, विपरीत बात करता है ये जो एससी है ना, ये पीसी मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, वो प्रिंसिपल क्लॉज का विरोध करेगा, उल्टी बात करेगा। ऐसा मान लीजिए कि ये क्लॉज है ना, क्लॉज फर्स्ट मान लीजिए, ये क्लॉज टू के ठीक अपोजिट बात करेगा। जैसे चाहे तुम पे किताब हो या ना हो, तुम्हें चैप्टर याद करना पड़ेगा। वेदर यू हैव ए बुक और नॉट, यू विल हैव टू लर्न चैप्टर। चाहे वो मेरे घर आए या ना आए, मैं उसके घर जाऊंगा। वेदर ही कम्स टू माई होम और नॉट, आई विल गो टू हिज हाउस। चाहे वह डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर, वेदर ही बिकम्स डॉक्टर और एन इंजीनियर, उसे नौकरी तो मिलेगी नहीं, ही विल नॉट गेट जॉब। तो सीधी सी बात याद रखना है कि वेदर और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, उसका हिंदी मीनिंग होता है चाहे या। और इस समय ये बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पीसी बनता है प्रेजेंट या फ्यूचर में। ये तो है पहला वेदर और। कौन सा वाला है, मीनिंग है चाहे या। क्या कहलाता है ये, कंट्रास्ट। एक दूसरा वेदर और है, WHETHER, वेदर और। वेदर और वही स्पेल है, वही सब कुछ है, पर इसका मीनिंग यहाँ है कि डैश 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 या, जो अपने न्यूज़पेपर में आया है। इसका मतलब है कि या। ये क्या है, कंजंक्शन है। ये क्या है, कंजंक्शन है। और इसकी पोजीशन होगी सेंटेंस के मिड में। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं नहीं जानता कि वह तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। तो आई डोंट नो वेदर शी विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल और नॉट। मुझे नहीं मालूम कि वह कार चलाना जानता है कि नहीं जानता है। आई डोंट नो वेदर ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार और नॉट। तो इस प्रकार का जो वेदर और है वो सेंटेंस के बीच में आता है, कहलाता है कंजंक्शन, हिंदी मीनिंग होता है कि या। और इस प्रकार का वेदर है, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, मीनिंग होता है चाहे या। ये कहलाता है कंट्रास्ट, ये कहलाता है कंजंक्शन। समझ में आ रहा है अच्छी तरह ये इसका पूरा पिक्चर है जो मैंने आप समझा दिया वेदर और के बारे में। तो जरा फिर देखते हैं अपन सेंटेंस में क्या बता रहे हैं वो बोल रहे हैं कि दी एक्ट डिफाइन, ये जो एक्ट है ना वो इसको डिफाइन करता है, मन अपनी तरफ से एकदम क्लैरिफाई करता है। क्या करता है वो, डिफाइन एन ऑनलाइन मनी गेम एज एन ऑनलाइन गेम प्लेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर, क्या, वेदर इट इज बेस्ड ऑन स्किल। तो कह रहे हैं ये गैर जिम्मेदारी पूर्ण गेम है। क्यों, कि वेदर इट इज बेस्ड ऑन स्किल, तो क्या ये किसी खेलने वाले व्यक्ति की निपुणता पर निर्भर करते हैं, या कह रहे हैं उसको चांस पे करते हैं, मौके पे करते हैं, या कहते हैं निपुणता चांस दोनों ही। मतलब कि ये जो खेल है इसका आधार बनाया जाता है या तो खेलने वाले की निपुणता या उसको मिलने वाले मौके, या कहते हैं दोनों ही। कहते हैं एंड इज प्लेड, और ये जो ऑनलाइन गेम खेले जाते हैं आफ्टर ए फी पेमेंट, इसमें क्या होता है, पहले एक पैसा जमा करवाया जाता है। या कह रहे हैं कि विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी, या वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन, आशा करते हैं कि जो आप पैसा जीत रहे हैं उसको वो सेव कर लेते हैं। या कहते हैं कि अदर स्टेक्स, स्टेक्स बड़ा प्यारा मीनिंग है ये, क्योंकि शेयर बाजार का मीनिंग है ये। स्टेक का मतलब होता है कोई शेयर बाजार में कोई पैसे का दांव लगाते हैं ना, बाजी लगाते हैं ना, उसको स्टेक बोलते हैं। यही मीनिंग है, इसको अपन बैटिंग बोलते हैं, यही मीनिंग बैटिंग है।
BETTING। स्टैक का मतलब होता है बैटिंग, इसी को अपन बैट बोलते हैं। एक्चुअली शेयर बाजार भी देखा जाए जुआ ही है ना। जैसे एक कंपनी है, वो कंपनी मान लीजिए रिलायंस है एक फॉर एग्जाम्पल, और रिलायंस कंपनी में आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का शेयर खरीद रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी की मान लीजिए मार्केट वैल्यू अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 12 लाख करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल, अभी शायद इतनी ज़्यादा ही है इससे। तो मान लीजिए 12 लाख करोड़ की कंपनी है ये। तो आपका जो 1 लाख रुपए लगा हुआ है, मतलब आपका भी स्टैक, मतलब आप भी बैट लगा के बैठे हुए हैं ना, आपने भी इसके अंदर एक तरह से इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है ना। मतलब ये हुआ कि आपकी जो बैटिंग मनी है, आपकी जो स्टैक है, मतलब आपने इसमें दांव खेला है शेयर के रूप में, वो कितना है कि आपके पास भी इस कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर हैं। मान लीजिए कंपनी का शेयर अगर 1000 रुपए का एक है उदाहरण के लिए, तो आपके पास 100 शेयर हुए कि नहीं हुए। तो मतलब आपने भी इसमें जोखिम लिया है 1 लाख रुपए का 100 रुपए के प्रति शेयर के हिसाब से, 1000 रुपए के प्रति शेयर के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं स्टैक। स्टैक का मतलब क्या होता है, किसी व्यापार में जोखिम लेना, उसमें दांव लगाना, उसमें बाजी लगाना, इसको स्टैक बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास कुछ स्टैक है, और कहते हैं कैन इंक्लूड, और वो कह रहे हैं इसमें क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं क्रेडिट। आपका मतलब उस कंपनी के प्रति क्या आपका क्रेडिट है, मतलब आप उसका कितना श्रेय लेके बैठे हुए हैं, वो आप पे कितना भरोसा करती है। कहते हैं कॉइन्स के रूप में। कॉइन्स का तो मालूम ही होगा, कोई भी गेम खेला जाता है ना, तो पहले कॉइन्स लिए जाते हैं, उसके अपन अपना अमाउंट जमा करते हैं, कॉइन्स मिल जाते हैं। या कहते हैं टोकन के रूप में, या कहते हैं वर्चुअल मनी। मान लो आपके पास वर्चुअल मनी है, वर्चुअल मनी जो समझ गए आप, जो आजकल चल रही है चारों तरफ वर्चुअल मनी, है ना, वो कौन सी है, बिटकॉइन वगैरह। अगर आपके पास ये भी एसेट्स है, तो इनके द्वारा भी आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं एटसेट्रा। विच कैन बी कन्वर्टेड टू मनी। वो कह रहे हैं कि आपके पास मान लीजिए अगर पैसा नहीं है, तो आपके पास अगर ये एसेट्स हैं, तो इनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे के अंदर, और उससे गेम खेल सकते हैं अंडर सच ए डेफिनेशन। अब वो कह रहे हैं इस प्रकार की अगर ऐसी जो परिभाषा है, वो वेरिएंट ऑफ पॉपुलर गेम्स, वो क्या है, उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। वेरिएंट का मतलब क्या होता है, विविधताएं। विविधता मतलब क्या होता है, वेरिएशंस। तो उसमें कह रहे हैं इस प्रकार के गेम में क्या है, बहुत प्रकार की वेरिएंट है, बहुत प्रकार की विविधताएं हैं, और उसके लिए वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, अपन देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं वो कि कैसी वेरिएंट है इसके अंदर। तो मतलब इसके अंदर बहुत कई प्रकार हैं। तो वेरिएंट ऑफ पॉपुलर गेम्स, इस प्रकार के गेम है ना, बड़े वो विविधताओं वाले पॉपुलर गेम है। लाइक पोकर, एक नाम पोकर बता रहे हैं उसमें से वो, एक रमी बोल रहे हैं वो, एक बोल रहे हैं फैंटेसी सर्किल बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं लूडो। वो कहते हैं वुड बी क्लासिफाइड, इन सारे के सारे गेम का क्या किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा, किसके रूप में, एज RMG, रियल मनी गेम्स। मतलब ये सारे के सारे गेम कैसे हैं, कुछ पहले पैसा लगाइए, और फिर आप बैटिंग कर रहे हैं उसके लिए। बैटिंग मतलब आप उसमें रिस्क ले रहे हैं। बैटिंग का मतलब क्या होता है, बताया ना मैंने आपको, स्टैक, जोखिम। तो सेवरल सच प्लेटफॉर्म, ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म हैं, आर रिप्रेजेंटेड, जिनका प्रतिनिधित्व किया जाता है, किनके द्वारा, बाय सेलिब्रिटीज। कौन के द्वारा, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म के स्पॉन्सर्ड कौन बना दिए गए हैं, मतलब इनके एडवर्टीजमेंट कौन करते हैं। तो कहते हैं सेवरल सच प्लेटफॉर्म्स आर रिप्रेजेंटेड, पैसिव वॉइस है, ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जिनको जिनका रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, किनके द्वारा, बाय सेलिब्रिटीज। जैसे कहते हैं इंक्लूडिंग, उसमें जोड़ते हुए, कहते हैं रणवीर रणवीर कपूर है, जैसे आमिर खान है, ये ड्रीम 11 के लिए काम करते हैं। MS धोनी है, ये बिंजो के लिए ऐड देते हैं। ऋतिक रोशन है, ये रमी सर्किल के लिए ऐड देते हैं। सौरभ गांगुली है, ये My11 सर्किल के लिए ऐड देते हैं। ओके, यू सी, देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू। विद रेस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, के संदर्भ में। तो कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू ई स्पोर्ट। तो विद रेस्पेक्ट टू ई स्पोर्ट द एक्ट डिफाइन, ये जो इस संदर्भ में जो एक्ट है ना, वो इसको क्या डिफाइन करता है, क्या क्लासिफाइड करता है, डिफाइन देम एज गेम्स, वो इसको गेम मानता है। तो विद रेस्पेक्ट टू ई स्पोर्ट्स द एक्ट डिफाइन देम एज गेम्स। तो अगर इस कानून की बात की जाए, तो वो कानून ई जो स्पोर्ट्स है ना, उनको तो इस श्रेणी में रखता है, वो इसके संदर्भ में कहता है ये वास्तव में गेम है। तो विद रेस्पेक्ट टू स्पोर्ट द एक्ट डिफाइन दैम गेम्स विच आर रिकॉग्नाइज, इन सारे के सारे गेम की पहचान की जाती है,
रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है? पहचान करना। क्या है? विच आर रिकॉग्नाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। सॉरी, इनकी पहचान किसमें की जाती है? भारत सरकार का एक अधिनियम कानून है, अंडर द नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस, जिसका शासन किया जाता है किसके द्वारा? एक्ट बनाया गया है वो। गवर्नेंस मतलब क्या होता है? शासित करना, शासन करना। तो अंडर द नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 एंड आर रजिस्टर्ड, और इन सारे गेमों को किसके अंदर रजिस्टर्ड किया जाता है? विद द प्रपोज्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है मालूम है? किसी भी सरकार की वो संस्था जो किसी को कंट्रोल करती है, नियामक प्राधिकरण, एक तरह से नियंत्रण करने वाली सरकार की कोई बॉडी। तो ये सारे के सारे गेम को किसके द्वारा किया था नियंत्रण? सॉरी, तो कहते हैं आर रजिस्टर्ड विद द प्रपोज रेगुलेटरी अथॉरिटी। इट में इंक्लूड, इसमें और वो क्या जोड़ सकते हैं? द पेमेंट ऑफ ए रजिस्ट्रेशन, ये वाला। और कहते हैं पार्टिसिपेशन फी, जो मतलब कोई खेल में जुड़ रहा है तो पार्टिसिपेट करेगा, उतनी फी देगा। सॉरी, कहते हैं अलोंग साइड, इसके साथ साथ में क्या बोल रहे हैं? परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइज मनी, मतलब जैसा आपका गेम में परफॉर्मेंस हो उसके साथ प्राइज मनी मिल जाती है। उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, एग्जाम्पल इंक्लूड गेम्स लाइक ग्रांड थेफ्ट ऑटो एंड कॉल ऑफ ड्यूटी। ये कोई गेम है, इनके उदाहरण दे रहे हैं वो। अब देखते हैं आगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, राइट। वो कहते हैं वाइल, सॉरी, तो कहते हैं वाइल दीज वन सॉरी वाइल देयर इज नो लीगल डेफिनेशन। अब वो कहते हैं, जबकि कह रहे हैं कि इसकी कोई कानूनी परिभाषा तो है नहीं है। वाइल देयर इज नो लीगल डेफिनेशन ऑफ सोशल गेमिंग, इस प्रकार के गेमिंग की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। इट इज इंक्लूडेड, इन सबको इन्हें क्या जोड़ा जाता है? इट इज इंक्लूडेड, इसे जोड़ा जाता है इन दी ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन गेम्स। ये सारे के सारे गेम को क्या होता है? ब्रॉडर मतलब बृहद, बड़े तल पे कैटेगरी में जोड़ा जाता है, ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन गेम्स, इसी कड़ी में जोड़ा जाता है सारे गेम को। और डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है एज गेम्स, किसकी तरह से? खेलों की तरह से। प्लेड ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक, जिन्हें काय पे खेला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइस, जो आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इनके ऊपर खेला जाता है। एंड ऑपरेटेड, और इनका संचालन किनके द्वारा किया जाता है? एज ए सॉफ्टवेयर थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। अंडर सेक्शन 4, इसके लिए सरकार ने क्या अधिनियम बनाया है? अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस बिल, ये नया अधिनियम बिल आया है, उसमें इसको लाया गया है। द गवर्नमेंट कैन फैसिलिटेट, और सरकार कह रही है कि इसके लिए हम दे सकते हैं सुविधाएं, द डेवलपमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन सोशल गेम्स फॉर रिक्रिएशनल, मतलब मौज मस्ती करने के लिए, एंड एजुकेशनल पर्पज, इसके लिए। लेकिन क्या कहते हैं, आप कुल मिला के बैटिंग वाले गेम नहीं खेले हैं, बैटिंग वाले गेम बैन कर दिए। मतलब 3 प्रकार के गेम को उन्होंने परिभाषित किया है, देखो इसके अंदर। उनमें से कह रहे हैं कि ये वाले गेम आप नहीं खेल सकते हैं, बाकी गेम खेल सकते हैं। आपको आरएमएस है ना, जो रियल मनी गेम है ना, इस गेम को उन्होंने बैन कर दिया है। बाकी आप ई स्पोर्ट्स है ना, वो ऑथराइज है, लीगल है वो। और सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म है ना, वो भी लीगल है। आरएम जी गेम है ना, ये ऑथराइज नहीं है, इसको सरकार ने क्या कहते हैं, इसको बैन कर दिया है, राइट। तो अपन ने इस आर्टिकल में आज काफ़ी पढ़ने का प्रयास किया है, और कल इस आर्टिकल को अपन यहाँ से पढ़ेंगे, व्हाट डज इट से अबाउट रेगुलेशन, इसके बारे में क्या कहते हैं। चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो फिर परेशानी आती है बच्चों को ना, तो इसलिए इसको अपन सेकंड पार्ट में इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ें, प्रैक्टिस करें, वोकैब के लिए एक अलग से रजिस्टर बनाएं और उसको लर्न करें। ये केवल न्यूज़ ही नहीं है, ये आपको ग्रामेटिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा, और वोकैब में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा। और इन फ्यूचर अगर आप 2 4 6 महीने कंटिन्यू अगर वीडियो देखते हैं तो आपकी वोकैब इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको अलग से एंटो सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।